हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपने थंबनेल और टाइटल से ये तो पता लगा ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले। आई फेल्ड इन एवरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। व्हाई आई फेल्ड इन एवरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक ऐसा कमेंट, एक ऐसा डाउट जो मोस्टली बच्चों का कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। कुछ बच्चों के यहां तक कमेंट देखने को मिलते हैं कि मैंने 2022 में सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे, इवन आरबीआई असिस्टेंट भी डाला था, आरबीआई ग्रेड बी भी डाला था, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क भी डाला, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क भी डाला, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क भी डाला। बट जितने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, एक में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ में 2 नंबर से छूट रहा है, कोई 1 नंबर से छूट रहा है, कोई 2.5 से मिस हो रहा है, कोई 0.5 से मिस हो रहा है। इस तरीके से मिस हो रहा है, लेकिन एक भी एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। इवन जो आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स था, 49.75 कट ऑफ होने के बावजूद भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। सो एम आई एलिजिबल कि मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी करूं, कंटिन्यू करूं, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक ये कमेंट भर भर के आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है, आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल रहा है। तो सोचा कि एक वीडियो कंप्लीटली इस पे लेके आ जाए। और जब से एसबीआई पीओ ने अपनी एडमिट कार्ड रिलीज करी, ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि जब मेरा आईपीएस पीओ क्लियर नहीं हो पाया, एसबीआई पीओ क्लियर हो पाएगा क्या? अगर मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर नहीं हो पाया तो एसबीआई पीओ क्लियर हो पाएगा? सबसे पहले देखो, एक चीज तो मन से बिल्कुल निकाल दो कि आरआरबी क्लर्क का आपके एसबीआई पीओ से कोई लेना देना नहीं है। आपका आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं आपका एसबीआई पीओ क्लियर नहीं हो सकता। एसबीआई क्लर्क का भी अभी रिजल्ट आना बाकी है आपके पास, ठीक है। अब देखो, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग कुछ वीकनेस होता है, बट मेजोरिटी जो है जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन रुक रहा है, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। स्पेशली मैं ये वीडियो में उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जिनका प्रीलिम्स रुक रहा है उन्हीं के बारे में इस पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि मेजरली जो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, तो उस पर आज डिस्कस करने वाला। एक अपडेट देना चाहूंगा आप सभी को कि टेलीग्राम चैनल, जो आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया, उसमें मैं डेली का आपको स्पीड मैथ्स में कैसे अपना टाइम इंक्रीज करना है उसके लिए डेली टारगेट दे रहा हूं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, एंड जो भी टारगेट मिल रहा है आपको, उस टारगेट को डेली बेसिस पे फॉलो करो। अपना टाइम शेड्यूल देख लो, उसमें और भी बच्चे वहां पे आपको टाइम बता रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम भी देख लो कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल इस सेशन के टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाऊंगा आपको। जब आप कोई भी पेपर कंप्लीट होता है, मान लो कि अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर कंप्लीट हुआ है ना, तो उसमें आपने अगर गलती से रिव्यू देखा होगा, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूं रिव्यू देखने का, तो अगर आपने रिव्यू देखा है तो आपने एक चीज नोटिस किया, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश डिफिकल्ट आया एक शिफ्ट में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं उसी शिफ्ट में रीजनिंग डिफिकल्ट आया, कोई और तीसरा बच्चा बोल रहा है नहीं इंग्लिश रीजनिंग आसान था, क्वांट डिफिकल्ट आया था। अब एक ही शिफ्ट के 3 बच्चे हैं, अलग अलग क्यों उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है? रीजन बिहाइंड दैट कि पेपर हमेशा प्रीलिम्स का क्या किया जाता है, आपको ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इजी बना दिया या बिल्कुल डिफिकल्टी बना दिया। जब भी आपका प्रीलिम्स का पेपर बनेगा, स्पेशली पीओ की बात कर रहा हूं, तो आपका क्लर्क में भी होता है, तो एक बैलेंस तरीके से पेपर को बनाया जाता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या किया गया, रीजनिंग और क्वांट को इजी टू मॉडरेट में डाला गया और इंग्लिश को डिफिकल्ट में डाल दिया गया। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट में क्या होगा कि क्वांट और इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट में ले जाया गया, रीजनिंग डिफिकल्ट डाल दिया। एक शिफ्ट आपका ऐसा बन रहा होगा जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट में होगा, क्वांट को डिफिकल्ट बना दिया। अब आपने तैयारी करी है, मान लो कि हर एक स्टूडेंट का 1 या 2 टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग होता है। आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि मैं अपनी बात ले लूं, मेरा मैथ्स और रीजनिंग में कंसीडर करूं कि ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर दूंगा कि मैं ना 70 जो नंबर मेरे पास है मैथ्स रीजनिंग से, मैं कोशिश करूंगा 50 नंबर वहां से लेके आने की पीओ में। मैं क्लर्क में कोशिश करूंगा 65 प्लस अटेम्प्ट, मतलब वहां से स्कोर लाने की। और मैं इसी अप्रोच के साथ जा रहा था। और मान लो कि मैं अगर पीओ की पेपर लगा रहा हूं, मेरा 50 आ भी रहे, 70 में से मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा कि अब मैं अगर 10 क्वेश्चन भी बना लूं ना इंग्लिश का, 12 क्वेश्चन भी बना लूं इंग्लिश का, 15 भी बना लूं, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 75 तक मैं पहुंच जाऊंगा, 65 तक, ठीक है। और इस तरीके से मैं तैयारी करते जा रहा था, और फॉर्चुनेट था कि मेरा जो मॉक टेस्ट भी आ रहा था उसी पेपर पैटर्न पे आ रहा था, मैथ्स और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश डिफिकल्ट, तो मैं 10 आराम से कर रहा था। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया,
किस्मत पलट गई। मेरे शिफ्ट में मान लेता हूं कि मेरा इंग्लिश और क्वांट आ गया इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट, और रीजनिंग चला गया डिफिकल्ट। अब मैंने जो प्लान बना रखा था वो तो बिल्कुल शार्टेड हो गया ना। और मैं अपने प्लान की वजह से मैंने कभी इंग्लिश पे फोकस ही नहीं किया कि मैं अपने इंग्लिश को भी थोड़ा सा अगर स्ट्रेंथन कर दूं तो शायद से एवरेज पे लेके मैं तीनों को कर जाऊंगा। तो एक मेजर गलती ये हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेंथन टॉपिक है ना, हम उसको लगातार और स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हैं। कितना स्ट्रॉन्ग बना लोगे? 35 में से 35 लेके आ जाओगे क्या? अगर आ भी गए, मान लो 35 में से 35 आ गए, तो क्या आगे सेक्शनल कोर्स। इस बार आप आईबीपीएस पीओ का जाके देख लो, एसबीआईपीओ में तो है ही नहीं। आईबीपीएस पीओ में बहुत ऐसे बच्चे मिल जाएंगे 57 58 स्कोर है, इंग्लिश में सेक्शनल क्वालिफिकेशन नहीं है और वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। तो आप अब ये नहीं कंसिडर कर सकते कि मैं 2 टॉपिक के साथ गेम खेलूंगा। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया उस दिन सोचना कि मैं बिल्कुल उस ट्रैक पे तो नहीं हूं जिसपे मेरी सिलेक्शन हो रही होगी। आप उस ट्रैक के ठीक ऑपोजिट जा रहे हो। अब आप ये नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि टोटल 12 से 13 शिफ्ट में पेपर होता है। आपको क्या पता आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर लग रही होगी, और जिस शिफ्ट में आपकी लग रही है क्या आपका स्ट्रेंथ एंड टॉपिक इजी टू मॉडरेट में जा रहा है या डिफिकल्ट में जा रहा है, वो आपको कैसे पता है? तो जब तक आपका एवरेज वाला भी जो आपका वीक है उसको एवरेज नहीं बनाओगे तब तक ये गलतियां रिपीट होती रहेंगी। अब 2022 में नहीं कर आपने सही किया, अगर अगले साल भी नहीं करोगे तो 2023 में भी आपके पास यही प्रॉब्लम होगा। तो आपको भी ये करना है कि जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको बिल्कुल वीक ही नहीं रहने दो, उसको भी थोड़ा सा आप उसको अपस्किल करो, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करो, उसकी मतलब आप उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो। आपकी रीजनिंग, आपकी जो स्ट्रेंथ टॉपिक है, मान लो रीजनिंग क्वांट है, वो क्यों स्ट्रांग हुई? क्योंकि आपको इंटरेस्ट सबसे पहला था, उसमें इंटरेस्ट था आपका, आपने उस पर प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो आपने उसको स्ट्रांग बना दिया। लेकिन आपने एक शुरू से ही मान लिया था कि नहीं मेरा इंग्लिश ना वीक है। जब आप ये कंसिडर ही करके चलोगे कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा क्वांट वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, तो वो हमेशा वीक रह जाएगा। आप उसको कभी उसमें आप अपना टाइम दे ही नहीं पा रहे हो। आप मॉक टेस्ट भी लगाने बैठते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इंग्लिश के सेक्शन में देखा, अच्छा भैया मेरे को 10 नंबर बन गया, अब ये तो बन ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ, इस सेक्शन को स्किप कर देता हूँ। बहुत सारी गलतियां करते हो आप इन गलतियों को इंप्रूव नहीं करोगे तो अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन ये चीजें रिपीट होती रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करो कि जो भी आपका वीक टॉपिक है आपको उसको एवरेज पे लाना है। जो स्ट्रेंथन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मान लो कि अगर आप क्लरिकल एग्जाम में 70 में से क्वांट रीजनिंग में से 65 लेके आ रहा हूं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन वो जो इंग्लिश 30 नंबर का है ना, उसको भी 15-20 तक लाना पड़ेगा। अगर आप पीओ के एग्जाम में बैठ रहे हो तो अगर आप 45 नंबर लेके आ रहे हो क्वांट और इंग्लिश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग को नहीं कर सकते, आपको रीजनिंग में भी 20 नंबर लाना पड़ेगा। और प्रीलिम्स क्लियर करने की बात नहीं है सिर्फ, ऐसा तो नहीं कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। आपके लिए ये चीजें और बढ़ के आएंगी मेंस में। जिस इंग्लिश या जिस क्वांट या जिस रीजनिंग से आप डर रहे हो ना, मान लो कि बाई चांस, एक एग्जांपल मान लो कि आपकी क्वांट बहुत ज्यादा वीक है, आपने बेसिक नहीं पढ़ा, आप ट्रिक के थ्रू चल रहे थे, आपका ट्रिक हिट भी करके एग्जाम में और आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। आपने क्वांट रीजनिंग में 35 नंबर बना दिए, इंग्लिश में आप अच्छे थे तो आपने 20 बना दिए, 55 वहीं से आ गए। आपने 10-12 बनाए, 67 आराम से पीओ का कटर तो क्लियर कर रहे होगे, आपने एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया। बट आफ्टर दैट क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? मेंस का क्वेश्चन पलट के देख लेना। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ क्वांट का, आप हर टॉपिक का देख लो, आप क्वांट का देख लो, रीजनिंग का देख लो, इंग्लिश का देख लो, आपका जो भी वीक है, आप वीक वाले को तो छोड़ दो, जो आपका स्ट्रेंथन है ना आप उसी को देख लो मेंस में। वहां पे भी काम नहीं बनेगा, फिर वहां पे आपको पता चलेगा 3 नंबर के क्वेश्चन बना रहे हो, कितना भी तगड़ा क्वांट है ना, 5 क्वेश्चन बना के आए हो क्वांट में, मेंस में 7 क्वेश्चन बना के आए हो, लेकिन वहां पे इंग्लिश जिनका अच्छा है वो इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं, जीए में स्कोर करेंगे। तो क्वांट रीजनिंग वाले ये तो कभी कंसिडर मत करो कि मेरा अगर इंग्लिश वीक है तो कर सकता हूं। जिनका रीजनिंग या क्वांट वीक है, अगर आप सोचोगे कि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा कर दूं, मैं क्वांट या रीजनिंग जो एक दूसरा सब्जेक्ट है उसको ज्यादा अच्छा कर दूं, तो शायद मेंस में काम बन जाएगा। लेकिन अगर क्वांट रीजनिंग वीक है ना, या सॉरी इंग्लिश वीक है ना, तो फिर काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम करोगे, जो आपका अभी भी 10-12 दिन है आपके पीओ प्रीलिम्स की, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात करोगे, स्टिल यू हैव 10 to 12 डेज, तो 10-12 दिन में ना उनके बेसिक्स देख लो।
आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आपको पता है। आपने मान लो कि इंग्लिश में से आप 30 में से 12 स्कोर कर रहे हो, आप क्वांट में 35 में से 15 स्कोर कर रहे हो, आप रीजनिंग में से जो भी वीक है आपका, आप जिसमें स्कोर कर रहे हो ना, आप एटलीस्ट उसको +5 करने की कोशिश कर लो। और क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं करी +5 करने की, आप जब से तैयारी कर रहे हो उसी लेवल पे स्टे कर रहे हो। 10 से 12 पहले भी आ रहा था, अभी भी 10 से 12 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है मैं रीजनिंग क्वांट में कर लूंगा, हमें भरोसा है मैं इंग्लिश जो मेरा अदर 2 सब्जेक्ट में उसमें उड़ा दूंगा। तो सबसे पहले इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकल जाओ। आप +5 कर सकते हो, आप अपने वीक टॉपिक में भी अभी 10, 12, 15 दिन मेहनत करके आप +5 तक जा सकते हो। क्योंकि 12 नंबर स्कोर करना, आप ऐसा तो नहीं बिल्कुल 0 हो यार, एक लेवल तक तो हो। एक लेवल को अपस्किल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। घर बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि जगह कहाँ खरीदे, किस जगह पे प्लॉट खरीदना है, क्या क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या मैप बनना चाहिए, वो सारी चीजें में टाइम लगता है। बट वंस यू कंप्लीटेड योर फाउंडेशन, उसके बाद वॉल खड़ी होने में टाइम नहीं लगता। 1 महीने के अंदर आप घर बना दोगे, लेकिन 6 महीने में आप प्लॉट ढूंढते हो। तो वही चीज में आप अभी फंसे हुए। प्लॉट बहुत दिनों ढूंढ लिया, अब जरा फाउंडेशन की तरफ बढ़ना है। आपको +5 वाला तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से बार बार ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।